आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपको गुड्स की सेल और परचेज, एसेट्स की सेल और परचेज अब आपके कोर्स में नहीं है, जनरल रिकॉर्डिंग ही कोर्स में है। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स के कंटिन्यूस यूज से उसकी कॉस्ट में आने वाली गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। जैसे हम सैलरी पे करते हैं तो उसमें कैश जाता है, रेंट पे करते हैं तो कैश जाता है। डेप्रिसिएशन नाम का खर्चे के रूप में फिक्स एसेट्स कंज्यूम होती है, वो ख़त्म होती है, उसकी वैल्यू कम होती है और फिक्स एसेट्स की कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना साल के एंड में, जब एसेट्स का हम अपना सही प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं, उस समय डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूस आप यूज़ करते हैं तो लगातार किसी चीज़ को यूज़ करने से उसका वियर एंड टीयर होता है, उसकी ऑब्सिलेंस आती है। कई सालों तक लगातार यूज़ करने से वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो जाती है, नया मॉडल आ जाता है। टाइम के साथ उसका कंजम्पशन के अंदर कमी आती है। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है जो नॉन कैश नेचर का है। अब डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की बुक वैल्यू में गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार आता रहेगा, यूनिक रुक रुक आप जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाएंगे, एज वो घिसती जाएगी। डेप्रिसिएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जैसा आपको बताया, ये कैश में नहीं होता। डेप्रिसिएशन के जैसे जैसे कुछ और नाम भी है, जैसे डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स जैसे कुएं में ऑयल व्हील्स के अंदर पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, इतने बैरल हैं, आप उसमें से जितना निकाल लेते हैं उतना खाली होता जाता है। तो डिप्लेशन का मतलब रिक्तीकरण, खाली हो जाना। अमोर्टलाइजेशन ये वर्ड यूज़ होता है इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको जब राइट ऑफ करना होता है, इनको जब थोड़ा थोड़ा करके कम करना होता है तो उसे अमोर्टलाइजेशन कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ के बारे में, तो डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यू में वियर एंड टीयर को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज ऑफ और पैसेज ऑफ टाइम। फिर एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स के एक्सपायरेशन के कारण भी, जैसे आपने कोई लीज़ ले रखी है 10 साल की, तो जैसे जैसे आप उसका यूज़ करते जाएंगे वो लीज़ एक्सपायर होती जाएगी। ऑब्सोलेंस, मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ प्रचलन से बाहर चली जाती है तो उसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ का ऑब्सोलेंस हो गया है तो वो भी इसी मैटर के कंसिडरेशन में आएगा। फिर उसके बाद एबनॉर्मल फैक्टर्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण उसकी वैल्यू में कमी और हमारे ज़बरदस्त आ सकता है। उसकी कमी में, उसकी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ सकती है। मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। द rationale of the acquisition of fixed assets, the, the rationale of fixed cost, मैचिंग ऑफ द कोस्ट एंड रेवेन्यू। अगर डेप्रिसिएशन इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी एसेट को अर्न करने के लिए जो खर्चे होते हैं उस सब में ये भी काउंट होता है। फिर है कंसीडरेशन ऑफ टैक्स। टैक्स भी सेव होता है अगर खर्चे के रूप में से रिकॉर्ड करते हैं तो टैक्स। कॉम्प्लियंस विथ लॉ, कानून के अकॉर्डिंग भी हमें अपने सही प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन एसेट्स का लगाना ज़रूरी है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है? पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उस एसेट्स की कॉस्ट, जो चीज़ जितनी ज़्यादा वैल्यू की होगी वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में डेप्रिशिएट होगी। जो कम वैल्यू की होगी उसका डेप्रिसिएशन भी कम होगा। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कई एसेट्स ऐसी होती है जिनका रियलाइजेबल वैल्यू, जिनको बेचने पर काफ़ी बड़ा पैसा रियलाइज हो जाता है उसके लाइफ पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी, तो ऐसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कम लगता है। जैसे लकड़ी है वगैरह है, ये डेप्रिशिएट कम होती है। उसके बाद एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, जिन एसेट्स की लाइफ, यूज़फुल लाइफ ज़्यादा लंबी होती है,
वो एसेट्स ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और उन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी उतना ही कम लगता है। फिर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स हैं। उनमें पहली मेथड अपन निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर हर साल लगातार इक्वल इंस्टॉलमेंट में सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला या रेट ऑफ परसेंटेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो हमेशा सेम रेट से लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये आएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उसमें उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का भाग दे देंगे और इसको डेप्रिसिएशन को रेट में कन्वर्ट करना है, तो जितना एनुअल डेप्रिसिएशन आया उसमें उसकी एक्विजिशन कॉस्ट इंटू 100 कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है। इसकी अमाउंट हर साल सेम रहती है। तो एडवांटेज ये ज़्यादा सिंपल है, ये इजी है और स्क्रैप वैल्यू जीरो नहीं करती। अप टू द नेक्स्ट नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू तक ये डेप्रिसिएशन हो जाता है। कमियाँ ये है कि हम ये नहीं मान सकते कि कोई एसेट्स लगातार सेम ही वैल्यू से डेप्रिशिएट होगी। शुरुआत के ईयर्स में उसका घिसावट ज़्यादा होती है, धीरे धीरे घिसावट की अमाउंट में कमी आती जाती है। और भी कई लिमिटेशंस हो सकती है कि वर्क एफिशिएंसी वगैरह, जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, कम होती जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जैसा एग्जांपल से पता चल रहा है, इसमें जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो कीमत बचेगी उसी कीमत पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक इसका फॉर्मूला भी है रेट निकालने का, रेट इक्वल्स टू 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इंटू 100। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 16 ईयर्स यूजफुल लाइफ है और 50,000 रुपीज़ जो है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है और 9 लाख रुपए इसका नेट कॉस्ट है। तो इस बेस पर 16.66% निकला। बाकी का अपन लोग कल करेंगे, आज ये थ्योरी पढ़ें।